भारत को अतुल्य भारत क्यों कहा जाता है, इस बात को लेकर मुझे बड़ा संदेह था, क्योंकि बचपन से जब हमारी परवरिश होती है तो गंदगी, भीड़, ये सब देखा। लेकिन अब जैसे जैसे मैं हिंदुस्तान को, भारत को समझता जा रहा हूँ, मुझे ये समझ में आया है कि भारत को अतुलनीय दरअसल हमारे इतिहास ने बनाया है, वर्तमान ने नहीं। ये खजुराहो उसी का एक जीता जागता साक्षात उदाहरण है, जहाँ आप देख सकते हैं कि स्थापत्य कला का इतना अद्भुत उदाहरण कि सामने शिव जी का मंदिर है, उसके सामने नंदी ग्रह है और नंदी ग्रह में ये बैठक व्यवस्था बनाई हुई है। ये बैठक व्यवस्था चंदेलों ने क्यों बनाई है हम जानते हैं अनुराग जी से। अनुराग जी, मेरा बड़ा प्रश्न है ये कि क्या यहाँ संगोष्ठियाँ होती थीं या क्या होता था, यहाँ लोग बैठते थे, ये बनाया क्यों गया? पीयूष जी, खजुराहो के वास्तु का एक विशेष उदाहरण है जी। जब हम मंदिर स्थापत्य की बात करते हैं तो स्थापत्य में एक विशेष अंग खजुराहो के मंदिरों में कक्षासन भी है। कक्षासन? जी। कक्षासन इसलिए कहते हैं, इसकी अपनी ऊंचाई है। यह जो भाग है मंदिर को हवा और रोशनी दोनों प्रदान करता है। जैसे मुख्य मंदिर में आप देखेंगे तो कक्षासन देखने मिलते हैं, परंतु इसका जो मुख्य उद्देश्य होता था वो यह होता था कि प्रार्थना के समय, पूजा अर्चना के समय पे संगीता के लोग बैठते थे और नर्तकी नाट्य मंडप में नृत्य करती थी। उसी तरह जो गुरु आचार्य लोग आते थे और जब सामाजिक चर्चाएं या दर्शन पे चर्चा होती थी तो यहाँ पर बैठकर वह दर्शन पर शास्त्रार्थ करते थे। मतलब उस दौर में जब राजा महाराजा हुआ करते थे या चंदेल वंश चलता था, शासन चलता था उनका, वो अपने ज्ञान के अर्जन के लिए विद्वानों की चर्चा करते थे। उनकी संगोष्ठियाँ होती थी ऐसी जगहों पर बैठकर जहाँ चार विद्वान बैठ के किसी समस्या का निवारण करते थे और महाराज को जाके सूचित करते थे कि हमने देव स्थान पर बैठकर इस ज्ञान को पाया है और आपको हम बता रहे हैं कि अगर आप ऐसा करेंगे तो राज्य के लिए श्रेष्ठ होगा। और जैसे आज हम पत्थरों पर बैठे, पहले इस तरह से नहीं था जी। एक्चुअल में हमारे यहाँ परंपरा है कि हमेशा ज़मीन में दरी या जैसे हम कालीनें कहते हैं, सुंदर कालीनें होती थी। सारे के सारे जो पिलर हैं वो आपके स्वर्ण से या आपके रजत से जड़े होते थे और पर्दे होते थे इसमें। तो एक इस पूरे स्ट्रक्चर की भव्यता अलग ही होती थी। इस स्ट्रक्चर में भी पर्दे हुआ करते थे जी। तो ये समय में, कालांतर में धीरे धीरे निकाल दिया गया, जो कि आज भी उस भव्यता का एहसास कराता है। क्योंकि जब आप इस पूरे प्रांगण का विजुअल देखेंगे आप ये पाएंगे कि उस समय की जो सोच है आज की सोचों से कोसों आगे है। गलत बोल रहा हूँ मैं अनुराग जी? एकदम सही। तो अनुराग जी से मैं और चर्चाएं करूंगा, तब तक के लिए आपको भी विराम देता हूं और मैं भी थोड़ा सा विराम लेता हूं। इन अद्वितीय जानकारियों के बाद इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी ऑडियंस का मन भी बेहद खुश हो गया होगा, क्योंकि मेरा भी हुआ है। लेकिन एक प्रश्न है जो मेरे दिमाग में वर्षों से कौंध रहा है, वो ये कि चंदेल वंश का जो शासन था वो लगभग 1050 से लेकर 1100 ईस्वी के बीच में लगभग पतन पर आ गया था। लेकिन खजुराहो की खोज या उत्पत्ति बहुत वर्षों बाद की गई। तो इस बीच क्या खजुराहो विलुप्त हो गया था या क्या हुआ था? जनता को पता क्यों नहीं है कि खजुराहो नाम की भी कोई जगह थी? उसका मुख्य कारण ये है कि जब पृथ्वीराज चौहान ने महोबा में आक्रमण किया, इसके बाद में गजनी ने कालिंजर किले पर आक्रमण किया, उसके बाद में फिर बुंदेल राजा जो थे, बुंदेला, उन्होंने गढ़कुंडार पर अपना अधिकार किया और धीमे धीमे इस पूरे क्षेत्र का नाम बुंदेलखंड में परिवर्तित हो गया। मतलब जब तक यहाँ चंदेलों का राज था तब तक इस क्षेत्र को बुंदेलखंड नहीं कहा जाता था। इसका नाम था जिजाग भुक्ति। जिजाग भुक्ति, क्योंकि जो तीसरे राजा थे इस वंश के जिनका नाम जयशक्ति था, जयशक्ति के नाम पर इस क्षेत्र का नाम जिजाग भुक्ति था। बाद में इसको जजाहोती कहा गया और उसी से शायद जो जजाहोतिया ब्राह्मण जो कहलाते हैं उसी कारण से कहलाते थे। और बुंदेलों ने इसको नया नाम दिया बुंदेलखंड जब उन्होंने राज्य का विस्तार किया। और वनस्पत कमोबेश सीमा वही रही जो चंदेलों के समय पे थी। लेकिन बुंदेलखंड की सीमा तो मानी जाती है चंबल से लेकर रेवा तक, नर्मदा जी तक। कहा जाता ना कि छत्ता तेरे राज में धरती धक धक होए, ये जो कहावत है कि रेवा से चंबल तक जो, तो ये बुंदेलों का जो छत्रसाल महाराज भी थे वो भी बुंदेला थे। जी। तो उनके जो पूर्वज थे तब उनका शासन शुरू किस ईस्वी में हुआ था? वो 13वीं शताब्दी से शुरू होता है। पंचम सिंह जी द्वारा स्थापना होती है और गढ़कुंडार में जब कब्जा होता है तो पहली राजधानी गढ़कुंडार है। गढ़कुंडार कहाँ पर है? ये जब आप ओरछा से निकल के आते हैं, निवाड़ी से लेफ्ट साइड पे एक जगह पड़ती है गढ़कुंडार। दरअसल जैसा मैंने आपको शायद किसी एपिसोड में बताया है कि ये पूरा जो क्षेत्र है एक समय में ओरछा रियासत के अधीन आता था और ओरछा रियासत के जो महाराज थे उन्होंने अपनी आयुध जो राजधानी बनाई थी वो बलदेवगढ़ बनाई थी। शायद ये उसी दौर की बात है कि बुंदेलों ने जब अपनी राजधानी, आयुध राजधानी जहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते, इसलिए कहावत है अपने यहाँ कि क्या तुम बलदेवगढ़ के तोप हो क्या?
तो वहाँ पर रखी गई थी। शायद ये उस समय पूरा छतरपुर का ये जो क्षेत्र है खजुराहो, ये लोगों की जानकारी में कम था। फिर जनता की नज़रों में आया कब? विशेष तौर पे जब अंग्रेज लोग इस क्षेत्र में अपना अधिकार विस्तार कर रहे थे, बुंदेलों मतलब के 1700 ईस्वी में, 1700 ईस्वी के पश्चात जब वो अपना विस्तार कर रहे थे, उसी वक्त पे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी उनको प्राप्त हुई जी। और 1838 में कैप्टन बर्ड जी, टीएस बर्ड, जो सागर के कंटोनमेंट में इंजीनियर थे, उनको ये आदेश दिया गया कि खजुराहो नाम की कोई जगह है जहाँ पर कुछ प्राचीन अवशेष हैं, आप उसकी खोज करके आए। मतलब ये जनता की नज़रों से पूरी तरह ओझल था। स्थानीय लोगों की नज़रों में तो नहीं, परंतु टेक्निकली अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पे बोलें तो इसका अस्तित्व किसी को ज्ञात नहीं था, परंतु पारंपरिक जो तीर्थयात्री थे वो मतंगेश्वर के दर्शन करने आते थे। कितना बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि विदेशी आक्रमणकारियों ने इस अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जगह को लगभग 500 से 550 वर्षों तक जनता की, विश्व की नज़रों से दूर और ओझल रखा। ये प्लान्ड साजिश थी जिसमें वो सफल हुए थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने, मिस्टर बर्ट ने इसको दोबारा खोजा और पूरे दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि भारत की सनातन परंपरा और सांस्कृतिक धरोहर खजुराहो आज भी है, जो आपके सामने इस रूप में है। अद्भुत, आनंद आ गया। अब आपसे अनुराग जी कुछ और चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे व्यू पर करेंगे जहां पर हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को खजुराहो का और मनोरम दृश्य देखने मिले। आइए, निश्चित आइए। अनुराग जी, एक बात समझ में नहीं आई इस पूरे प्रांगण में कि हर बड़े मंदिर के पास चारों कोनों में छोटे छोटे मंदिर है, उसका कारण क्या है? ये एक बहुत अद्भुत प्रश्न है और इसका उत्तर भी बहुत अद्भुत है। खास बात यह है कि ये जो शैली है मंदिर की, जो खजुराहो में देखने मिलती है, इसको हम बोलते हैं पंचायतन शैली। पंचायतन जी, पंचायतन शैली का मतलब उस वक्त 5 मुख्य धर्म थे, उसमें वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर्य माने सूर्य उपासना करने वाले, और गणपत थे जो गणेश की पूजा करते थे। तो मतलब ये जो 4-5 मंदिर आप जो मेन मंदिर के पास हैं, ये उनके आराध्य देवों के हैं? बिल्कुल। मतलब कि अगर मुख्य देवता विष्णु है तो विष्णु केंद्र में मंदिर में रहेंगे, बाकी जो 4 देवता वो कोने के मंदिरों में रहेंगे। अगर शिव केंद्र में है तो फिर बाकी देवता कॉर्नर में चले जाएंगे। और ये 5 देवता पंच महाभूत तत्वों के प्रतीक भी हैं। पंच महाभूत तत्व मतलब अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और इसी तरह खजुराहो में चंदेलों ने उनके व्यक्तिगत मंदिर भी बनाए। जैसे चित्रगुप्त मंदिर, जैसे आज हम कहते हैं, वो सूर्य मंदिर है, देवी जगदम्बा शक्ति का मंदिर है, बाकी विश्वनाथ कंदारिया शिव मंदिर है, वैकुंठ विष्णु मंदिर है, और एक विशाल गणेश की प्रतिमा आज म्यूजियम में रखी है, जो सिद्ध करती है कि यहाँ पे गणेश जी का भी मंदिर रहा होगा। तो खजुराहो में जो मुख्य पंच जो कल्ट थे या सेक्ट थे, उन सभी की एक साथ पूजा होती थी। और विशेष तौर पे यहाँ पे जैन धर्म की भी अनुमति थी, तो जैन मंदिरों का निर्माण देखने मिलता है। बौद्ध धर्म की प्रतिमा प्राप्त होती है, और एक विशेष धर्म योगिनी कल्ट, 64 योगिनी का मंदिर और धर्म खजुराहो में प्रतिपादित होता है, पालन किया जाता है। तो यहाँ का जो योगिनी मंदिर है वह पूरे भारतवर्ष में सबसे अद्भुत और यूनिक है। तो कभी आप योगिनी मंदिर पर काम करें तो खजुराहो पर भी जरूर आएं, मैं आपको उसका भी दर्शन अवश्य। एक बात मैं आप सभी को बताना चाहूँगा जिसकी जानकारी शायद आपको नहीं होगी, यहाँ पर शायद मतंगेश्वर देव को छोड़कर किसी भी मंदिर में पूजा अर्चना नहीं होती है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसको अपने कब्जे में लिया था। और इसका संधारण, ऐसा नहीं कि वो कब्जा करने की नीयत बुरी थी, वो इसको बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर पूजा पद्धतियाँ, पूजा विधियाँ बंद करवा दी। इसलिए शायद आज मंदिर बचे हुए हैं। गलत है? एकदम सही बात है, एकदम तथ्य। क्योंकि जो कनिंघम थे वो ही सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कोलॉजी थे, और उनका खजुराहो पर बहुत इंटरेस्ट था जी। तो उन्होंने एक नियमावली बनाई कि जितने भी स्मारक ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आएंगे, उन मंदिरों में अगर पूर्व से पूजा हो रही है तो उसकी अनुमति रहेगी, परंतु नए मंदिर के संरक्षण कार्य की पूरी जिम्मेदारी पुरातत्व विभाग की होगी, और उसके नॉर्म्स के हिसाब से ही उनके रखरखाव होगा। बहुत शानदार। इस बारिश ने इस समा को बेहद खूबसूरत कर दिया, लेकिन शूटिंग की जो प्रोसेस होती है उसको थोड़ा परेशान किया है, बाधित किया है। हम, हमारी टीम, सभी लोग अनुरागी थोड़े थोड़े कहीं ना कहीं भीग गए हैं।
मैं पीयूष जी आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपके साथ काम करने का मौका मिला। संभवतः हम भविष्य में फिर से आपसे मिलेंगे। सर आप मेरे शुक्रगुजार मत रहिए, आप धन्यवाद दीजिए हमारे एफजी ट्रैवल्स के दर्शकों को जो आपको पूरे धैर्य के साथ सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, और यकीन मानिए उनकी नॉलेज में वृद्धि हो रही है। आप सभी का धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार। आइए। यूं तो लोग खजुराहो अपने कारणों से आते हैं, विश्व प्रसिद्ध इमारतें देखने आते हैं, लेकिन यह भी सच्चाई है कि दुनिया के दूसरे हिस्से से जो पर्यटक आते हैं, भारतीय नहीं, वो आते हैं यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स खरीदने। हाथ से बनी हुई वस्तुएं जो पूरे बुंदेलखंड रीजन में बांस की, लकड़ी की, सलाई की जो चीज़ें बनती हैं छोटी छोटी, हालांकि इंडियंस के लिए उनकी कीमतें अलग होती हैं, फॉरेनर्स के लिए अलग होती हैं, लेकिन ऐसे बुटीक्स आपको पूरे खजुराहो में कई जगह मिलेंगे। बेहद खूबसूरत आइटम मिलते हैं यहाँ पर। तो मदंगेश्वर भगवान की इस धरती से, खजुराहो के इस अद्भुत स्थापत्य कला से जो कि विश्व प्रसिद्ध है, जाते वक्त यकीन मानिए मेरा दिल बिल्कुल नहीं कर रहा है कि यहाँ से जाऊँ, क्योंकि एक एक चीज़ मंत्र मुग्ध कर देने वाली है। लेकिन चूंकि समय की बंदिश है, एपिसोड की समाप्ति है, तो मुझे आपसे विदा लेनी होगी। लेकिन मेरे इस एपिसोड से यदि आपके खजुराहो ज्ञान में, मतलब आपने खजुराहो सुना होगा, देखा होगा, समझा होगा, पर यदि उस नॉलेज में थोड़ी सी वृद्धि हुई है, तो यकीन मानिए मेरा इस एपिसोड को बनाना सार्थक होगा। और यदि आपको किसी तरह की कोई कमी लगी है तो प्लीज़ 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 हमारे कमेंट सेक्शन में जवाब, प्रश्न ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें हमारे सारे एड्रेसेस पे, ताकि हमें पता रहे कि हम इतनी बेहतरीन जगह को और बेहतर दिखा पाए या थोड़ा सा कम दिखा पाए। आपका फीडबैक का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। लेकिन अब चूंकि समय की समाप्ति हो चुकी है, इसलिए आप सभी एफजी ट्रैवल्स के दर्शकों को मेरा यानी कि पीयूष सोहाने का अभिवादन, प्रणाम। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए खूबसूरत जगह पर, एक और ज्ञानवर्धक जगह पर। तब तक के लिए